वेलकम टू द क्लास। और वेलकम तो कब का हो गया है। स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 में 21, 22 और 23 तक कल हमने देखा था, बट हम आज फिर से इसको करेंगे। ओके। सेक्शन, देखो हम हमेशा ये चीज कर देते ना, हम लोग को सेक्शन नहीं पहले लिखना है। पहले हमको जो लिखना है वो है चैप्टर। चैप्टर 3, पावर ऑफ कोर्ट्स, न्यायालय की शक्ति। पीपीटी बना के करते हैं तो इसमें लिखना नहीं पड़ता, बस जल्दी जल्दी पढ़ा दो, हो गया। न्यायालय की शक्ति, ठीक है, पावर ऑफ कोर्ट्स। और सबसे पहला सेक्शन जो है वो बताता है, पहले समझ तो लो, जान तो लो कि क्या किस में हम विचारण करेंगे। तो हमने देखा सेक्शन 21 पहला है, ठीक है। इसमें दो बात कही है, 21(1) और 21(b), जिसको हम रीड नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमने कल पढ़ा हुआ था, यहाँ हम सीधे मैपिंग कर दे रहे हैं, ठीक। सेक्शन 21 बताता है कि बीएनएसएस क्या करेगा, ठीक है। बीएनएसएस क्या करेगा, और इसके साथ सेक्शन 4 भी हम पढ़ेंगे, ठीक। सेक्शन 21 में दो बात है जो हमें याद रखनी है। और पहली बात यह है कि जो ये कहता है कि अगर बीएनएस में कोई अपराध किया गया है, एनी क्राइम, कोई अपराध किया गया है, तो उसका जांच विचारण की जो प्रक्रिया होगी वो बीएनएसएस के अंतर्गत की जाएगी, ठीक है। ये बात बोलता है सेक्शन 4(1), ठीक है, कि बीएनएस के अंतर्गत कोई अपराध हुआ है, उसके जांच विचारण इत्यादि की प्रक्रिया किसमें होगी, बीएनएसएस में। तो 21(1) और 4(1) में अंतर क्या है। जो 21(1) है ये बताता है कि कौन करेगा, कौन करेगा ऐसा विचारण। और पहला बोलता है हाई कोर्ट, दूसरा बोलता है सेशन कोर्ट, और अगर इनके अलावा जो फर्स्ट शेड्यूल में वर्णित है, देखो संविधान के शेड्यूल की बात नहीं हो रही है, कंफ्यूज मत होना। बीएनएसएस में भी दो शेड्यूल हैं और हमारे पुराने सीआरपीसी में भी दो शेड्यूल थे, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल में कुछ जजों के विचारण की बात की गई है, और इसमें कुछ अपराधों के विचारण की बात बीएनएस से संबंधित दी गई है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट जेएम फर्स्ट क्लास और जेएम सेकंड क्लास का उल्लेख है, साथ में किसका विचारण सेशन जज करेगा इसका उल्लेख है इत्यादि। इसके लिए तुम सबसे पहले वाले क्लास जाकर देखना, वहां हम लोगों ने अच्छे से इसको देखा है, ठीक है। इसके अलावा ये तीन क्या कर सकते हैं, बीएनएस में किसी अपराध का विचारण बीएनएसएस के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। नाउ इसी में एक प्रोवाइजो है और बोल रहा है कि ठीक है, बीएनएस के अंतर्गत जो अपराध हुआ है उसका विचारण तो ये करेंगे, लेकिन बीएनएस में अगर कोई अपराध सेक्शन 64 to 71, आई थिंक 71 है, ठीक है, के अंतर्गत हुआ है, तो इन तीनों में से जो भी सुनवाई कर रहा है उसकी जो जज होगी वो महिला होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये महिलाओं के विरुद्ध उन अपराधों से संबंधित है। महिलाओं के विरुद्ध किन अपराधों से संबंधित है, रेप, गैंग रेप, पीछा करना, दृश्य क्या कहते हैं, दृश्य कार्य करना, और उसके बाद अननेचुरल तरीके से रिलेशनशिप बनाना, पृथककरण के दौरान पत्नी की सहमति के बिना उससे संबंध बनाना, या किसी प्राधिकार अन्य व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग करके अपनी शक्तियों का या विश्वास दिलाकर रिलेशनशिप रेप करना इत्यादि। कुल मिलाकर समझ लो जो 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 है महिलाओं के विरुद्ध अपराध है, ठीक है। और इसका सेम बात कहता है जो सेक्शन 4 में कही गई है। सेक्शन 4 में क्या कहा गया है, सेक्शन 4(2) में कि बीएनएस के अपराध का विचारण बीएनएस में किया जाएगा। और 4(2) कहता है अन्य कोई अदर लॉ है, कोई अन्य विधि है जो कि अपराध उसमें दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉस्को। तो सामान्यता क्या रहता है कि जब कोई अपराध दिया रहता है तो
अलग से, तो उसमें उस कोड का वर्णन दे दिया जाता है कि अलग से कोई लॉ बन रहा है, कोई स्पेशल लॉ बन रहा है, तो उसमें किस कोर्ट में इसका विचारण होगा दे दिया जाता है। तो उस अदर लॉ में अगर कोर्ट वर्णित है, हाई कोर्ट में होगा, सेशन जज में होगा, तो उसमें करेंगे, नहीं तो बीएनएसएस में करेंगे। ठीक है, लेकिन उस स्पेशल जो अदर लॉ है, जो ये अदर लॉ है, इसके रूल के अंतर्गत रहते हुए। फिर 21(2) भी कुछ कहेगा। 21(2) कहता है ये अदर लॉ का अगर उसमें कोर्ट वर्णित नहीं है तो बीएनएसएस में विचारण होगा 4(2) के अनुसार। कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। और दूसरा कौन करेगा? फर्स्ट शेड्यूल में वर्णित कोई जज करेगा। अब याद रखना, इसमें सेशन जज नहीं लिखा है, लेकिन फर्स्ट शेड्यूल में फिर वही बात, जेएम फर्स्ट को भी पावर है, जेएम सेकंड को भी पावर है, और सेशन जज को भी कुछ पावर है कि किसका किसका, बहुत सारा पावर है, किसका किसका विचारण करना है। अगर उस अपराध का पावर सेशन जज के पास आएगा अधिकार क्षेत्र में तो सेशन जज करेगा, बट इसमें अलग से नहीं लिखा है और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सेशन कोर्ट। ठीक है, ये था हमने देखा था कि कल हमने देखा था, बट हमको थोड़ा सा मैपिंग करना जरूरी है, तो हम मैपिंग कर रहे हैं। और मैपिंग संभाल के तुम लोग अच्छा अपना नोट्स बना लेना अगर तुम लोग एलएलएम वगैरह का सोच रहे हो तो। चलो, सेक्शन 22। सेक्शन 22 बोल रहा है कि हाई कोर्ट दंडादेश जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दे सकेंगे, सेशन जज और हाई कोर्ट दे सकेगा। ठीक है, हाई कोर्ट विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकेगा। बीएनएस में जितने भी दंड वर्णित है या अदर लॉ में कहीं पर भी जो भी है, और सेशन न्यायाधीश भी कोई भी दंड दे सकेगा, बट मृत्यु दंड को हाई कोर्ट से पुष्टि करानी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हमने 23 देखा था, पहले हम ये कर लेते हैं। ये दंड की बात कर रहा है। पहला, हाई कोर्ट कौन सा दंड दे सकेगा? तो लॉ में विधि जो जो दंड का वर्णन करती है, कोई भी दंड दे सकता है, कितना भी फाइन, कितनी भी सजा, मृत्यु दंड, कारावास इत्यादि, कुछ भी। ठीक है, जो विधि प्राधिकृत करती है, लेकिन विधि के अंतर्गत देगा। अगर किसी में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम इस, हाँ मान लो चोरी में लिखा हुआ है कि सिर्फ चोरी है और मैक्सिमम चोरी के लिए जो सजा है वो 3 ईयर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाई कोर्ट 10 साल देगा। ठीक है, विधि द्वारा प्राधिकृत सीमा का पालन करते हुए। ठीक है, ओके। और फिर आता है सेशन जज। ये भी कोई विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंड दे सकेगा। अगर उस अपराध का दंड मृत्यु दंड है तो मृत्यु दंड, कारावास है, आजीवन कारावास है, कठोर कारावास है, फाइन है या सामूहिक सेवा है। ठीक है, बट इसका एक प्रोवाइजो, एक चीज है जो कहता है कि अगर सेशन जज ने डेथ सेंटेंस दिया है, ये तब तक लागू नहीं होगा जब तक इसकी पुष्टि हाई कोर्ट ना कर दे। और इसका हम चैप्टर 30 में देखेंगे। देखो यहाँ चैप्टर 30 लिख दे रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के चैप्टर खत्म करके कोशिश करते हैं वापस चैप्टर 30 पे चल के तुमको इसी के साथ चैप्टर 30 पढ़ा देते हैं, और थोड़ा सा 31 भी उसके साथ कवर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सेक्शन 23 कल हमने देखा था, और सेक्शन 23 कहता है कि जो सीजीएम होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट और 7 साल से या उससे अधिक का कोई दंड नहीं देगा। ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात लिखी हुई है, अभी हम दिखा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब सीजीएम क्या कर सकता है? 7 साल तक मैक्सिमम दंड दे सकता है कारावास का, चाहे वो लाइव कठिन कारावास हो चाहे सादा। ठीक है, फाइन का कोई वर्णन नहीं है, इसलिए इस पर फाइन की कोई सीमा नहीं है, फाइन भी कितना भी लगा सकता है। ठीक है, जब नहीं लिखा है तो हम यही मानेंगे कि फाइन कितना भी लगा सकता है। देखो, जब कोर्ट के सामने केस जाता है तो मोस्टली बीएनएस में फाइन में क्राइम के आगे अगर पनिशमेंट वाला सेक्शन है तो वहां लिख दिया गया है कि 3 साल की सजा होगी, प्लस कई अपराधों में फाइन का भी वर्णन कर दिया गया है। ठीक है, जैसे सेक्शन, अच्छा पुराना 510 याद आ रहा है, नया वाला जस्ट मुझे क्लिक नहीं कर रहा। 356 आई थिंक 357 है। ठीक है, 357 है।
देखना पड़ेगा। 357 या 358 है, ठीक है, नया। ये 510 था आईपीसी में, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, क्वेश्चन है, अगर उम्र कैद के साथ जुर्माना दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, गुड जी। ठीक है। देखो, उम्र कैद के साथ जुर्माना, तो उम्र कैद मजिस्ट्रेट दे ही नहीं सकता, मैक्सिमम 7 ईयर है, ठीक है। हम मजिस्ट्रेट का सेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ तुम्हारा क्वेश्चन भी अच्छा है। अगर उम्र कैद के साथ, मान लो कि सेशन जज ने दिया है, अभी चूंकि उसको भी अधिकार है, ठीक है, अगर सेशन जज ने दिया है तो वो क्या करेगा, तो बीएनएस जाना, भारतीय न्याय संहिता, और आईपीसी में भी था ये, बट बीएनएस में चलेंगे। आई थिंक सेक्शन 8 या 7 में तुमको दिखेगा बीएनएस में, ठीक है। वहां पर लिखा है कि अगर हमको लाइफ इम्प्रिजमेंट को काउंट करना है भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में मतलब एक नंबर के रूप में, ठीक है, हमें क्या करना है, एक नंबर के रूप में काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैसे काउंट करेंगे। मोस्टली ये फाइन के लिए लागू नहीं होता, ये तब लागू होता है कि जब सरकार क्या कर रही है, किसी को माफ कर दे रही है, या किसी को इतना, मतलब कुछ है रूल, वहां पे हम दिखाएंगे, ठीक है। तो हम लाइफ इम्प्रिजमेंट सामान्यता होता है अंटिल नेचुरल डेथ, अंतिम सांस तक, ठीक है, अंटिल लास्ट ब्रीथ आप जेल में रहोगे। लेकिन ये सेक्शन कहता है कि 20 साल। अगर हमें कहीं पर ऐसा कुछ आ गया जब हमें क्या करना होगा कि लाइफ इम्प्रिजमेंट को भिन्न के रूप में, मतलब नंबर के रूप में काउंट करना होगा, तब हम लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए 20 साल ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। मोस्टली अगर तुमको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला है और तुम फाइन नहीं दे रहे हो, ठीक है, अगर तुम फाइन नहीं दे रहे हो तो सरकार तुम्हारी संपत्ति से वसूल लेगी, ठीक है, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब अंटिल डेथ, ठीक है। बट अगर तुम्हारे ऊपर ये 20 वाला रूल लागू हुआ है तो सिंपल लगा लो 20 और 1/4 + 25, 5 साल, ठीक है, ओके। पूछो नहीं, हाँ कुछ और पूछना है। नो मैम। समझ में आया, जी। ओके। क्योंकि किसी किसी को डेथ सेंटेंस मिल जाता है तो सोचेगा मैं तो मरने वाला हूँ, क्यों मैं फाइन दूं, क्या जरूरत है। सरकार कहेगी तुम मरने वाले, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं मर रही, हम उससे निकाल लेंगे, ठीक है। प्रोसेस को इरेज कर देते हैं, क्योंकि सेक्शन वहां पे जरा देखना, सेक्शन 8 या 7 में तुमको बीएनएस में नए वाले में मिलेगा, ठीक है। और ओके, अब सेक्शन 24(3) क्या बोल रहा है कि आप जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं सेक्शन 23 के अंतर्गत, तो आपको जो दंड देने की मैक्सिमम पावर है, सीजीएम को 7, जेएम फर्स्ट को 3 ईयर और 1 ईयर, ठीक है, आप इतना ही दे सकते हो। मान लो आपने अपने केस में इतना दे दिया है, ऑलरेडी कारावास आपने 3 साल दिया हुआ है, उसके बाद सामने वाला क्या कह रहा है, फाइन नहीं जमा कर रहा, तो आपको क्या करना होगा, 1/4 भी करना होगा। जैसे इस वाले में 1 ईयर वाले में हमने देखा कि 12 महीने का ऑलरेडी दंड दिया था, फाइन नहीं करने के कारण 3 महीना उसको कम से कम 1/4, कम से कम, मैं, और याद रखना कम से कम नहीं, मैक्सिमम 1/4 मैक्सिमम है, ठीक है। हो सकता है फाइन ना देने के कारण सिर्फ 2 दिन का ही सजा दे, 2 महीने की सजा दे, लेकिन जो मेन कारावास मिला हुआ है उसका 1/4 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक। तब तो ये सेक्शन 23 का उल्लंघन हो गया, क्योंकि ये तो 1 साल देने के लिए हिदायत है, ये कैसे 12 महीना दे रहा है, अपनी सीमा का, अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है, अपने पावर का ना। कोर्ट कह रहा है, ये 24(3) कह रहा है नहीं, 23 में जो आपको पावर है कारावास देने की, उसके ये अतिरिक्त होगा कौन, फाइन वाला कारावास। ये तो मेन कारावास है और ये फाइन, ये अतिरिक्त क्यों होगा ये भी तुमको पता चल जाएगा, ठीक है, ओके। देखो कल हम व्हाइट बोर्ड नहीं ओपन किए थे, कल वाला उतना इंपॉर्टेंट था, लेकिन मतलब हो गया था हमारा वहीं पे।
और अभी तक अगर हम व्हाइट बोर्ड से इससे पढ़ रहे होते तो हमारा ये हो गया होता। ठीक है, 24 के बाद आता है 25। ओके, एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषी होने के मामले में दंडादेश। सेक्शन 34 पढ़ा है आईपीसी? नहीं, सॉरी, ये दूसरा चीज बोल रहा है। ठीक है, वो कई अपराधियों के लिए लागू होता है, नहीं तो अभी जस्ट गलत हो जाता है, जब हम ध्यान नहीं देते तो ऐसे ही होता है। ठीक है, ये एक ही व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। एक ही व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्ति एक ही विचारण में 2 या अधिक अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया जाता है। एक व्यक्ति है, उसके ऊपर कई सारे धाराएं लगी हैं एक केस में। ठीक, तब न्यायालय बीएनएस 2023 अर्थात आईपीसी, क्योंकि तुम लोग तो कर लोगे, हम लोग को थोड़ा सा डॉक्टर लगता है कि धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे ऐसे अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है दंडादेश दे सकेगा, और न्यायालय अपराधों की गंभीरता पर विचार करते हुए ऐसे दंडादेश के साथ साथ या क्रमवर्ती रूप से जंगमने का आदेश दे सकेगा। देखो ये ट्रांसलेशन गलत हुआ है। ठीक है, क्रमवर्ती रूप से बता रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सो देखो सेक्शन अच्छा हाई वो इरेजर है। सेक्शन 24 के बाद आएगा 25। ठीक है, 25 बात कर रहा है कि एक व्यक्ति है, एक विचारण हो रहा था, एक ट्रायल चल रहा था और उसमें कई आरोप लगे हुए थे। उन कई आरोपों में उसके ऊपर एक से अधिक, तो इसीलिए लिखा है कम से कम 2 या 2 से अधिक, ठीक है, के लिए उसको दोष सिद्ध किया गया है। दोष सिद्ध का मतलब उसे दंडित किया गया है। ठीक है, ये हो गया। तो जो न्यायालय जिसने उसको दोष सिद्ध किया है वो सेक्शन 9 बीएनएस के अधीन रहते हुए, सेक्शन 9 बीएनएस जो हमने सेक्शन 8 अभी बोला उसका आजीवन कारावास वाला है, चलिए उसी के साथ अगल बगल है। ठीक है, पनिशमेंट से संबंधित है ये भी। तो क्या कर सकेगा? दंड दे सकेगा। कैसे देगा दंड, हम फिर से पढ़ते हैं इसके ऊपर, कलर चेंज करके। ओके, उसे ऐसे अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है दंडादेश दे सके, और न्यायालय अपराधों की गंभीरता पर विचार करते हुए ऐसे दंडादेश के साथ साथ या क्रमवर्ती रूप से भोगने का आदेश दे सकेगा। इसके लिए हम, ठीक है, भोगना शब्द लिख लो। अब बोल रहा है जो जज है उसके पास जितना अधिकार होगा दंड देने का, सीजीएम है उसके पास केस है, उसके पास 7 ईयर मैक्सिमम है। ठीक है, ठीक है, और विभिन्न विभिन्न अपराधों के लिए भिन्न भिन्न दंड देना है। विभिन्न अपराधों के लिए भिन्न भिन्न दंड देगा। मान लो उसके ऊपर हत्या का भी आरोप है, उसके लिए भी एग्जाम्पल, ठीक है, उसके लिए दंड मिला है 30 साल। ठीक है, और फिर उसके ऊपर चोरी का भी आरोप है और उसके लिए उसके ऊपर 2 साल का दंड मिला है। ठीक, आपराधिक न्यासभंग के लिए भी उसको दंड मिला है। ये सारे अपराध ना, आपराधिक न्यासभंग नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि एक ही परिभाषा का अपराध है, फिर बाद में तुम लोग कंफ्यूज हो गए। और उसको मिला है दुष्कर्म के लिए, रेप के लिए भी दंड। ठीक है, ये अलग अलग अपराध हो गए, अलग अलग दंड मिलना चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देख के गंभीरता देख के पता चल रहा है कि कम से कम सेशन जज विचारण करेगा। ऐसा नहीं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन अगर 30 साल दंड दिया गया है तो ये इसके पावर से बाहर है ना। अगर ये सुनवाई करता तो ये सब मिला के तीनों में अलग अलग कितना देता, 7 ईयर देता, इससे ज्यादा नहीं दे सकता था। ठीक, तो हम मान के चलते सेशन जज कर रहा है, अलग अलग अपराध किया है, अलग अलग के लिए दंड दे रहा है।
अब मामले की गंभीरता को देखेगा पहले वो। इसका मतलब कि जो रिपोर्ट बनाएगा, अपना जजमेंट बनाएगा, उसमें ये लिखेगा क्यों वो जो है अलग लिख रहा है या अलग। ठीक है। अब क्वेश्चन है, अगर उम्र कैद के साथ जुर्माना दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, गुड जी। ठीक है। देखो, उम्र कैद के साथ जुर्माना, तो उम्र कैद मजिस्ट्रेट दे ही नहीं सकता, मैक्सिमम 7 ईयर है। ठीक है, हम मजिस्ट्रेट का सेक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है। नाउ तुम्हारा क्वेश्चन भी अच्छा है। अगर उम्र कैद के साथ, मान लो कि सेशन जज ने दिया है, अभी चूंकि उसको भी अधिकार है, ठीक है, अगर सेशन जज ने दिया है तो वो क्या करेगा, तो बीएनएस जाना, भारतीय न्याय संहिता, और आईपीसी में भी था ये, बट बीएनएस में चलेंगे। आई थिंक सेक्शन 8 या 7 में तुमको दिखेगा बीएनएस में। ठीक है, वहां पर लिखा है कि अगर हमको लाइफ इम्प्रिजमेंट को काउंट करना है भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में मतलब एक नंबर के रूप में, ठीक है, हमें क्या करना है, एक नंबर के रूप में काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैसे काउंट करेंगे। मोस्टली ये फाइन के लिए लागू नहीं होता, ये तब लागू होता है कि जब सरकार क्या कर रही है, किसी को माफ कर दे रही है, या किसी को इतना मतलब कुछ है रूल, वहां पे हम दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लाइफ इम्प्रिजमेंट सामान्यता होता है अंटिल नेचुरल डेथ, अंतिम सांस तक। ठीक है, अंटिल लास्ट ब्रीथ आप जेल में रहोगे, लेकिन ये सेक्शन कहता है कि 20 साल। अगर हमें कहीं पर ऐसा कुछ आ गया जब हमें क्या करना होगा कि लाइफ इम्प्रिजमेंट को भिन्न के रूप में मतलब नंबर के रूप में काउंट करना होगा, तब हम लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए 20 साल ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। मोस्टली अगर तुमको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला है और तुम फाइन नहीं दे रहे हो, ठीक है, अगर तुम फाइन नहीं दे रहे हो तो सरकार तुम्हारी संपत्ति से वसूल लेगी। ठीक है, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब अंटिल डेथ। ठीक है, बट अगर तुम्हारे ऊपर ये 20 वाला रूल लागू हुआ है तो सिंपल लगा लो 20 और 1/4 प्लस 25, 5 साल। ठीक है, ओके, पूछो नहीं, हाँ कुछ और पूछना है। नो मैम। समझ में आया। जी। ओके, क्योंकि किसी किसी को डेथ सेंटेंस मिल जाता है तो सोचेगा मैं तो मरने वाला हूँ, क्यों मैं फाइन दूं, क्या जरूरत है। सरकार कहेगी तुम मरने वाले, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं मर रही, हम उससे निकाल लेंगे। ठीक है, प्रोसेस को इरेज कर देते हैं, क्योंकि सेक्शन वहां पे जरा देखना, सेक्शन 8 या 7 में तुमको बीएनएस में नए वाले में मिलेगा। ठीक है, और ओके, अब सेक्शन 24(3) क्या बोल रहा है कि आप जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं सेक्शन 23 के अंतर्गत, तो आपको जो दंड देने की मैक्सिमम पावर है, सीजीएम को 7, जेएम फर्स्ट को 3 ईयर और 1 ईयर। ठीक है, आप इतना ही दे सकते हो। मान लो आपने अपने केस में इतना दे दिया है, ऑलरेडी कारावास आपने 3 साल दिया हुआ है, उसके बाद सामने वाला क्या कह रहा है, फाइन नहीं जमा कर रहा, तो आपको क्या करना होगा, 1/4 भी करना होगा। जैसे इस वाले 1 ईयर वाले में हमने देखा कि 12 महीने का ऑलरेडी दंड दिया था, फाइन नहीं करने के कारण 3 महीना उसको कम से कम 1/4 कम से कम, मैं और याद रखना कम से कम नहीं, मैक्सिमम 1/4 मैक्सिमम है। ठीक है, हो सकता है फाइन ना देने के कारण सिर्फ 2 दिन का ही सजा दे, 2 महीने की सजा दे, लेकिन जो मेन कारावास मिला हुआ है उसका 1/4 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक, तो तब तो ये सेक्शन 23 का उल्लंघन हो गया, क्योंकि ये तो 1 साल देने के लिए हिदायत है, ये कैसे 12 महीना दे रहा है, अपनी सीमा का अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है, अपने पावर का ना। कोर्ट कह रहा है, ये 24(3) कह रहा है नहीं, 23 में जो आपको पावर है कारावास देने की, उसके ये अतिरिक्त तो होगा कौन, फाइन वाला कारावास। ये तो मेन कारावास है और ये फाइन, ये अतिरिक्त क्यों होगा ये भी तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, देखो कल हम व्हाइट बोर्ड नहीं ओपन किए थे, कल वाला उतना इंपॉर्टेंट था लेकिन मतलब
हो गया था हमारा वहीं पे। और अभी तक अगर हम व्हाइट बोर्ड से इससे पढ़ रहे होते तो हमारा ये हो गया होता। ठीक है, 24 के बाद आता है 25। ओके, एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषित होने के मामले में दंडादेश। सेक्शन 34 पढ़ा है आईपीसी? नहीं, सॉरी, ये दूसरा चीज बोल रहा है। ठीक है, वो कई अपराधियों के लिए लागू होता है, नहीं तो अभी जस्ट गलत हो जाता है, जब हम ध्यान नहीं देते तो ऐसे ही होता है। ठीक है, ये एक ही व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। एक ही व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्ति एक ही विचारण में 2 या अधिक अपराध के लिए दोषित किया जाता है। एक व्यक्ति है, उसके ऊपर कई सारे धाराएं लगी हैं एक केस में। ठीक, तब न्यायालय बीएनएस 2023 अर्थात आईपीसी, क्योंकि तुम लोग तो कर लोगे, हम लोग को थोड़ा सा डॉक्टर होता है कि धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे ऐसे अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है दंडादेश दे सकेगा, और न्यायालय अपराधों की गंभीरता पर विचार करते हुए ऐसे दंडादेश के साथ साथ या क्रमवर्ती रूप से जंगमने का आदेश दे सकेगा। देखो ये ट्रांसलेशन गलत हुआ है। ठीक है, क्रमवर्ती रूप से बता रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सो देखो सेक्शन अच्छा हाई वो इरेजर है। सेक्शन 24 के बाद आएगा 25। ठीक है, 25 बात कर रहा है कि एक व्यक्ति है, एक विचारण हो रहा था, एक ट्रायल चल रहा था और उसमें कई आरोप लगे हुए थे। उन कई आरोपों में उसके ऊपर एक से अधिक, तो इसीलिए लिखा है कम से कम 2 या 2 से अधिक, ठीक है, के लिए उसको दोष सिद्ध किया गया है। दोष सिद्ध का मतलब उसे दंडित किया गया है। ठीक है, ये हो गया। तो जो न्यायालय जिसने उसको दोष सिद्ध किया है वो सेक्शन 9 बीएनएस के अधीन रहते हुए, सेक्शन 9 बीएनएस जो हमने सेक्शन 8 अभी बोला उसका आजीवन कारावास वाला है, क्लियर, उसी के साथ अगल बगल है। ठीक है, पनिशमेंट से संबंधित है ये भी। तो क्या कर सकेगा, दंड दे सकेगा। कैसे देगा दंड, हम फिर से पढ़ते हैं इसके बाद, कलर चेंज करके। ओके, उसे ऐसे अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है दंडादेश दे सके, और न्यायालय अपराधों की गंभीरता पर विचार करते हुए ऐसे दंडादेश के साथ साथ या क्रमवर्ती रूप से भोगने का आदेश दे सकेगा। इसके लिए हमें, ठीक है, भोगना शब्द लिख लो। अब बोल रहा है जो जज है उसके पास जितना अधिकार होगा दंड देने का, सीजीएम है उसके पास केस है, उसके पास 7 ईयर मैक्सिमम है। ठीक है, ठीक है, और विभिन्न विभिन्न अपराधों के लिए भिन्न भिन्न दंड देना है। विभिन्न अपराधों के लिए भिन्न भिन्न दंड देगा। मान लो उसके ऊपर हत्या का भी आरोप है, उसके लिए भी एग्जाम्पल, ठीक है, उसके लिए दंड मिला है 30 साल। ठीक है, और फिर उसके ऊपर चोरी का भी आरोप है और उसके लिए उसके ऊपर 2 साल का दंड मिला है। ठीक, आपराधिक न्यासभंग के लिए भी उसको दंड मिला है। ये सारे अपराध ना, आपराधिक न्यासभंग नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि एक ही परिभाषा का अपराध है, फिर बाद में तुम लोग कंफ्यूज हो गए। और उसको मिला है दुष्कर्म के लिए, रेप के लिए भी दंड। ठीक है, ये अलग अलग अपराध हो गए, अलग अलग दंड मिलना चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देख के गंभीरता देख के पता चल रहा है कि कम से कम सेशन जज विचारण करेगा। ऐसा नहीं है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन अगर 30 साल दंड दिया गया है तो ये इसके पावर से बाहर है ना। अगर ये सुनवाई करता तो ये सब मिला के तीनों में अलग अलग कितना देता, 7 ईयर देता, इससे ज्यादा नहीं दे सकता था। ठीक, तो हम मान के चलते सेशन जज कर रहा है, अलग अलग अपराध किया है, अलग अलग के लिए दंड दे रहा है।
अब मामले की गंभीरता को देखेगा पहले वो। इसका मतलब कि जो रिपोर्ट बनाएगा, अपना जजमेंट सी बनाएगा, उसमें ही लिखेगा क्यों वो जो है अलग लिख रहा है या अलग। ठीक है। अब मैंने कब से रिकॉर्डिंग बंद करके रखी, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने पूरा एग्जाम्पल वगैरह देखा, इरेज भी कर लिया, बट रिकॉर्डिंग नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो जज साहब जो टोटल दंड दे रहे हैं, उनकी जो दंड देने की शक्ति है, 2-3 से अधिक अपराधों के लिए दंड दे रहे हैं, वो टोटल मान लो, फिर से देखते हैं, सीजीएम है तो इनको 7 साल है, लेकिन जो दंड की मात्रा हो जा रही है वो 10 साल हो जा रही है, तो इनकी शक्ति से बाहर हो जा रही है। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो दंड आप दे रहे हो वो आपकी शक्ति से बाहर हो जा रहा है, आप हायर कोर्ट में वो केस नहीं भेजोगे। ठीक है, लेकिन इस पर भी कुछ सीमा है। ठीक है, सीमा क्या है देखते हैं। प्रोवाइजो, किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक की अवधि की कारावास के लिए दंडाधिष्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई मजिस्ट्रेट की बात नहीं हुई है, यहाँ सक्षम न्यायालय की बात हुई है, तो इसमें सीजे भी आ जाएगा। तो सीजे की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। सीजे नहीं, सॉरी, सेशन जज। तो सेशन जज की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसको तो कोई भी दंड देने की शक्ति है। तो यहाँ पर सक्षम न्यायालय की बात हो गई, लेकिन फिर बता रहा है कि अपनी शक्ति से बाहर नहीं देगा, तो जाहिर सी बात है जेएम तक की बात हो रही है। ठीक है, ओके। प्रोवाइजो, अब प्रोवाइजो कहता है ठीक है आप दे दो, आपको मैक्सिमम 3 साल का दंड देने की शक्ति है, 1 साल दंड देने की शक्ति है, 7 साल, लेकिन आप उससे ज्यादा दे दो, लेकिन मैक्सिमम 20 साल से ज्यादा नहीं दोगे आप, वो सारे अपराधों का मिला के दंड। ठीक है, संकलित दंड उस दंड की मात्रा से 2 गुने से अधिक नहीं होगा जिसे एक अपराध में दिए जाने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। उन जितने दंडों को मिला के आप दंड दे रहे हो, ठीक है, उस दंड की मात्रा से 2 गुने से अधिक नहीं होगा जिसे एक अपराध में देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि कोई अपराध है जिसके लिए आप दंड दे सकते थे, मान लो चोरी है, चोरी में मैक्सिमम 3 साल है, और सुनवाई कर रहा है जेएम फर्स्ट क्लास, सॉरी जेएम सेकंड क्लास। ठीक है, जेएम सेकंड क्लास चोरी की सुनवाई कर रहा है, और इसके साथ इसने 2-3 अपराध और किया है। ठीक है, 2-3 अपराध का और सुनवाई कर रहा है, तो हर अपराध में इसको मैक्सिमम, और एक अपराध और हो गया उसमें मैक्सिमम, और उसमें मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका तो 3 साल सीमा थी। अगर टोटल जो ये दंड दे रहा है, ये जो टोटल दंड दे रहा है, इसको जो एक अपराध में दंड देने की शक्ति है, एक अपराध की बात हो रही है, एक अपराध का कितना है, 3 साल, चोरी के लिए बात कर रहे हैं, इससे 2 गुना नहीं होगा टोटल। टोटल दंड कितना नहीं होगा, जितना जेएम को देने की शक्ति है, सॉरी जेएम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, टोटल जितना उसको दंड देने की शक्ति है एक अपराध के लिए, ठीक है, उसके 2 गुने से अधिक नहीं होगा। अगर सारे अपराधों के दंडों को मिलाएंगे तो 2 गुने से अधिक नहीं। अब देखो, अब कंफ्यूज हो रहे होगे मैम, उस हिसाब से तो मैक्सिमम 14 ईयर्स होना चाहिए, क्योंकि जो सीजीएम है उसको तो 7 ईयर का ही है ना मैक्सिमम। तो ये 20 वाला कहाँ जाएगा, तो ये 20 वाला जाएगा सेशन जज के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी न्यायालय का उल्लेख नहीं है। किसी सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिया गया है, एक दंडादेश माना जाएगा। 25(3) कहता है कि मान लो जो जज साहब हैं, सॉरी जो दोष सिद्ध हुए हैं, वो अपील करना चाहते हैं,
कि सर हमको इतना ज़्यादा दंड दे दिया गया है, या हमने तो अपराध ही नहीं किया था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अपील कर रहे हैं तो या तो अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दिया है तो सेशन जज के पास जाएंगे, और सेशन जज ने दिया है तो हाई कोर्ट के पास जाएंगे। तो भैया पावर तो इन दोनों के पास, सेशन जज और हाई कोर्ट के पास, कोई भी दंड देने की शक्ति है। बट इनको जो दोष सिद्धि दी गई है, इनको कई सारे अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया गया है, तो ये सबका अलग कि सर मुझे इसमें 4 साल मिला था, मुझे एक अपराध में 4 साल मिला है, एक अपराध में 2 साल दंड मिला है, फला 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 करके मुझे 20 साल का दंड मिला है। ठीक है, ओके। तो आप अपील सुनिए, मेरा दंड कब, ये तो माफ कर दीजिए, या न्यायालय कम करना चाहता है दंड तो इस 4 को 2 कर दे, इस 2 को 1 कर दे, ऐसा नहीं। जितना दंड आपको मिला था आप एक सम बना के लाइए, जोड़ के लाइए, कितना, मान लो आपको 20 साल मिला है तो आप अपील में क्या लिखोगे कि मुझे टोटल 20 साल का दंड मिला है, इसको एक दंड माना जाएगा, टोटल को कितना माना जाएगा, एक पनिशमेंट। ठीक है, अलग अलग नहीं लिखा जाएगा। 26 शक्तियां प्रदान करने का ढंग। ठीक है, इसको हम लोग को वहां व्हाइट बोर्ड पे नहीं करना है, तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर, इसको हम लोग यहीं देखेंगे। इस संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान करने में यथास्थिति हाई कोर्ट या राज्य सरकार आदेश द्वारा व्यक्तियों को विशेषतया नाम से या उनके पद के आधार पर या पदधारियों के वर्गों की साधारणतया उनके पदी अभिधानों में सशक्त कर सकेगी। तो हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट को जो भी जज, जो भी व्यक्ति जिस भी पोस्ट पर है, उसकी शक्तियां कौन प्रदान करेगा, हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट, ये याद रखना है। और कब से ये शक्तियां लागू होंगी, जिस दिन से मान लो कि हाई कोर्ट या राज्य सरकार किसी को शक्ति दे रही है, तो 4 तारीख को उसको सूचना मिली कि मुझे ये शक्ति हाई कोर्ट ने प्रदान कर दी है, तो जिस दिन उसको सूचना मिल गई उसी दिन से वो शक्ति उसको प्राप्त होगी, उसी दिन से लागू हो जाएगी। नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां, सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति जो हाई कोर्ट या राज्य सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन कोई शक्ति किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए विनिहित की गई है, जब कभी उसी प्रकार के समान या उच्चतर पद पर वह उसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के भीतर नियुक्त किया जाता है, तब वह जब तक यथास्थिति हाई कोर्ट या राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे चुकी हो, उसी स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वैसे नियुक्त किया गया था उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा। ठीक है, एक हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट में किसी व्यक्ति को इस एरिया में कुछ पावर दिया था, और एक पोस्ट थी एक्स पोस्ट, उस पर नियुक्त किया था, जैसे हमने ऊपर देखा था स्पेशल, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, नियुक्त किया था। फिर उसी व्यक्ति को उसी स्टेट राज्य में, उसी राज्य में किसी अन्य राज्य में नहीं, ठीक है, फिर से दूसरे एरिया में, इससे पहले एम एरिया में था, अब एन एरिया में, फिर से स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अर्थात फिर से सेम पद पर भेजा जा रहा है, तो उस व्यक्ति के पास वही शक्तियां होंगी। ठीक है, अगर उससे कुछ या तो सेम पद पर भेजा जा रहा है या तो उससे ऊंचे पद पर भेजा जा रहा है, तब भी वही शक्तियां होंगी, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे। ठीक, शक्तियों को वापस लेना तो सीधी सी बात है, हाईकोर्ट और राज्य सरकार जिनको शक्तियां दी है उनसे वो शक्तियां वापस ले सकती है, और सीजीएम या डीएम अपने संबंधित मजिस्ट्रेट को अगर उन्होंने कोई शक्तियां दी हैं तो उन शक्तियों को भी वापस ले सकते हैं। जैसे हमने कहाँ देखा था इसको हमने देखा था सेक्शन 13 में, ठीक है, सीजीएम दे रहा था अपने अधीनस्थ को, ठीक है, और इसको हमने देखा था 17 में, ठीक है, 16 या 17 में देखा था, कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति करना, उनके कार्यों शक्तियों को देना। तो कुछ शक्तियां अगर अपने जूनियर्स को हमने प्रदान की है, जाओ भाई तुम ये काम कर लो, तो हम उसको वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, और 29 में ये याद रखना है कि जैसे देखो राष्ट्रपति अपने पद से हटता है तो उसका जगह उसका कोई और लेता है, कोई अन्य राष्ट्रपति आता है, उत्तरवर्ती आता है, उत्तर मतलब
जब प्रश्न का उत्तर हो जो उसके बाद आए, ठीक है। इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी जज या मजिस्ट्रेट की, किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकेगा। पद उत्तरवर्ती मतलब कोई जज साहब है, मतलब सीजीएम है, मतलब सुल्तानपुर के हैं। अब ये की जो सीजीएम की सीट थी उस पर कोई अदर व्यक्ति आया होगा ना, उस अदर व्यक्ति को भी सेम पावर होगी, ठीक है, जाहिर सी बात उस पद पे आ रहा है। और ये कौन होगा पद उत्तरवर्ती? जब सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा न्यायाधीश इस संहिता के या किसी अन्य का इसके अधीन किन्हीं कार्यवाहियों या आदेशों के प्रयोजनों के लिए पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। तो ये बात हो रही है कि जो सीट खाली करके पहला वाला ऑफिसर चला गया था उसके जगह पे कोई और आया, तो कौन होगा? वो व्यक्ति होगा जिसे सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा नियुक्त करे, ठीक है, सीधी बात है। जब इस बात के बारे में शंका है कि किसी मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन है, तब यथास्थिति सीजीएम या जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन या इसके अधीन किन्हीं कार्यवाहियों या आदेशों के प्रयोजनों के लिए मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। मान लो ये सीजीएम की एक सीट थी, खाली होकर चली गई, अब उसी पात्र के दो व्यक्ति वहां पर हैं, ठीक है, जिनमें से दोनों का प्रमोशन हो सकता है और दोनों में से कोई भी उस सीट को ले सकता है, बाहर से नियुक्त हो सकता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठ गया भैया कि अब इनमें से कौन बनेगा पद उत्तरवर्ती, कौन उनकी सीट लेगा? तो सीजीएम, अगर सीजीएम से छोटी पोस्ट है, अर्थात जेएम फर्स्ट या जेएम सेकंड के लिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन मान लो सीजीएम की पोस्ट है तब भी तो प्रश्न उठ सकता है, तो दोनों को दिया गया है, या तो सीजीएम और इससे पहले हमने देखा ही था डीएम जिला मजिस्ट्रेट फिर से वही लिखित आदेश द्वारा इसका निर्धारण कर सकेगा। इसके बाद आता है तुम लोग का चैप्टर 4, जो हम लोग अभी जस्ट नहीं देखेंगे, हम लोग चैप्टर 30 देखेंगे, क्योंकि मुझे तुम लोग को कुछ बताना था, और वो था सेक्शन 22, राइट, 22 ही था ना, ये था सेशन जज जब भी मृत्युदंड देगा तो हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि होगी। चलो चलते हैं हम लोग चैप्टर 30 पर, आगे चैप्टर 30, ठीक है, ग्रेट। सेक्शन 407 से स्टार्ट होता है, याद रखना, ये सेम टू सेम सीआरपीसी में भी है, मैंने फिर से बोला सेक्शन चैप्टर का नाम चेंज हुआ है, ठीक। 4071, सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। जब सेशन न्यायालय मृत्यु दंडादेश देता है तब कार्यवाही हाई कोर्ट को तुरंत प्रस्तुत की जाएगी और दंडादेश तब तक निष्पादित न किया जाएगा जब तक वह हाई कोर्ट द्वारा पुष्ट न कर दिया जाए। डेथ सेंटेंस दिया है, डेथ सेंटेंस बोल रहा है इसको तब तक एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा डेथ सेंटेंस को जब तक सेक्शन 4071 में ऐसे ऑर्डर को हाई कोर्ट के समक्ष पेश न किया जाए, ठीक है। पेश करने पर एग्जीक्यूट कर दो, लागू कर दोगे, दे दोगे दंडादेश? नहीं, उसके बाद हाई कोर्ट उसकी पुष्टि करे, क्या करे हाई कोर्ट? उसकी पुष्टि करे, ठीक है, ओके। फिर देखो, दंडादेश पारित करने वाला न्यायालय वारंट के अधीन दोष सिद्ध व्यक्ति को जेल की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द करेगा, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब तक हाई कोर्ट में मामला गया है पुष्टि के लिए तब तक क्या करेंगे? तो जिस न्यायालय ने दंडादेश दिया था मृत्युदंड का, वो क्या करेगा? उस अभियुक्त को, व्यक्ति को, अपराधी को तब तक के लिए जेल की अभिरक्षा में भेज देगा, ठीक है। क्या करेगा? जेल की अभिरक्षा में भेज देगा, ठीक। 407 के बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 409, ठीक है।
दंडादेश को पुष्ट करने या दोष सिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। बातिल का मतलब होता है शून्यकरण। मुस्लिम लॉ में पढ़ाया था जब मुस्लिम मैरिज का डिवोर्स पे पढ़ रहे थे, नहीं वैधता पढ़ा रहे थे मुस्लिम विवाह की। अब देखो क्या कर सकता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उसके सामने मामला आया तो क्या पुष्ट कर देगा। पुष्टि का क्या मतलब होता है कि जाओ भैया मृत्यु दंड दे दिया है, हाई कोर्ट का साइन लगेगा, साइन करा के चले आओ, नहीं ये मतलब नहीं होता। दंडादेश की पुष्टि कर सकता है या विधि द्वारा समर्थित कोई अन्य दंडादेश दे सकता है। 407 में हाई कोर्ट के समक्ष आ गया केस मृत्यु दंड का, ठीक है। तो जज साहब कहेंगे रुके रहो भैया, जरूरी थोड़ी है कि मृत्यु दंड दिया है तो हम उस पर साइन ही कर दें। हम क्या करेंगे, हमारी पावर तो देख लो थोड़ा सा। सेक्शन 409 इसका पहला बोलता है कि जो हो सकता है कि जो डेथ सेंटेंस मिला है इसकी पुष्टि कर दे। हाँ भैया ठीक है, साइन कर दे रहे हैं, जाओ एग्जीक्यूट कर दो उसको, अपराधी को। या हो सकता है कोई अन्य दंड दे दे, लाइफ इम्प्रिजमेंट, कारावास, सिर्फ फाइन, अन्य दंड में सब आएगा इसलिए अन्य दंड लिखा है, ठीक। इसके आगे देखो 409 का 2 क्या बोलता है। दोष सिद्धि को बातिल कर सकता है और अभियुक्त को किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध कर सकता है जिसके लिए सेशन न्यायालय उसे दोष सिद्ध कर सकता था, या उसी या संशोधित अपराध पर नए विचारण का आदेश दे सकता है, ठीक है। बातिल का मतलब है शून्य करना, ठीक है। दोष सिद्ध को उस जो देखो यहाँ अपराधी को नहीं छोड़ रहा है, बी वाले में अपराधी को नहीं छोड़ रहा है, उस दोष सिद्धि को क्या कर सकता है, बातिल कर सकता है जो सेशन कोर्ट ने दिया है। कौन सी दोष सिद्धि, मृत्यु दंड वाली, ठीक है। उसकी ये तो हमने पहले भी देखा कि पुष्टि कर देगा या अन्य कोई दंड दे सकता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जो दंडादेश मिला है उसको क्या कर दे, बातिल कर दे। बातिल मतलब कि भैया कोई दंड नहीं मिलेगा, इसने कोई अपराध ही नहीं किया है, ठीक है। और किसी या हो सकता है जिस अपराध के लिए उसको दंडादेश मिला था उसको बातिल कर दे, इसने अपराध ही नहीं किया, ठीक है। या हो सकता है कि अन्य आरोप पर किसी अन्य अपराध के लिए जिसके लिए सेशन कोर्ट उसे दंड दे सकता था, सेशन कोर्ट उसे दंड दे सकता था, वो दंड दे दे, या किसी अन्य अपराध के आरोप के लिए फिर से विचारण कर सकता है। क्या कर सकता है, फिर से विचारण करा सकता है। करा सकता है कि मतलब फिर से सेशन कोर्ट को आदेश देगा कि आप फिर से विचारण करो, ठीक है। अब देखो अब ये नहीं हुआ है, अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्त कर सकता है परंतु पुष्टि का कोई आदेश इस धारा के अधीन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त न हो गई हो। कहाँ गया, या यदि ऐसी अवधि के अंदर अपील पेश कर दी गई है तो जब तक उस अपील का निपटारा ना हो गया हो, ठीक है। ओके, तीसरी बात 409 में हो रही है कि हाई कोर्ट ने क्या किया, अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया, कोई अपराध नहीं किया है, बेकसूर है, छोड़ो इसको, ठीक है। तो सबसे पहला करेगा कि जो डेथ सेंटेंस उसका मिला है उसकी पुष्टि कर दे, ठीक है। इसको क्या करो, एग्जीक्यूट कर दो या कोई अन्य दंड दे दो, भैया ये दे दो, क्या जरूरत है मृत्यु दंड देने की, इतना भी रेयर केस नहीं था, ठीक है। या दंडादेश को बातिल कर सकता है, उस दंडादेश को पूरी तरीके से शून्य कर देता है, ठीक है। और कोई अन्य आरोप लगाकर अपराध पर दंड दे सकता है जिसको देने का उस सेशन कोर्ट को पावर था जिसने मृत्यु दंड दिया था, पुष्टि के लिए भेजा था, या अन्य आरोपों पर विचारण करने के लिए कह सकता है, फिर से विचारण करो, फिर से ट्रायल करो, ठीक है। या उस व्यक्ति को दोष मुक्त कर देगा। अब एक प्रोवाइजो था
ठीक है, यार रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है यार, भूल जाते हैं एक आध बार ना, रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं वहाँ टच नहीं होता है, हम ध्यान नहीं देते, बस टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, होता ही नहीं रहता। अक्सर ऑनलाइन यूट्यूब जो वीडियो देखते हैं उनका कुछ ना कुछ छूटा रहता है, ठीक है, क्योंकि हम दोबारा बैठ के 2 घंटे की रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते, है ना। चलो, एक परंतु दिया है और ये परंतु दिया इसके नीचे है, लेकिन लागू यहाँ होगा, ठीक है। लागू कहाँ होगा, यहाँ लागू होगा, इसी सेक्शन में है। और ये याद रखना, परंतु बोलता है कि आप तब तक पुष्टि नहीं करोगे जब तक उस व्यक्ति के पास अपील का अधिकार है, ठीक है। आपने पुष्टि कर दी तो क्या तुरंत उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा? हाई कोर्ट ने पुष्टि करके भेजा, हाँ भैया लटका दो, तो तुरंत जाएगा सेशन कोर्ट जो है पुष्टि का ऑर्डर और लटका देंगे? नहीं। अगर उस व्यक्ति के पास अपील का अधिकार है, जब तक अपील का अधिकार है, जब तक का मतलब क्या है, समय सीमा, परिसीमा, अभी उसकी परिसीमा बची हुई है, ठीक है, अपील के अधिकार की परिसीमा बची है, और उसके बीच में अगर उसने अपील कर दी है, अपील नहीं की है, तब भी आप वेट करो जब तक उसके पास अपील का अधिकार है। हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट कुछ करना चाहता हो, ठीक है, और हो सकता है उसने अपील कर भी दी, तभी हाईकोर्ट पुष्टि नहीं करेगा, अगर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं कर दी है, ठीक है, तब तक हाईकोर्ट पुष्टि करके उसको लटकाने का ऑर्डर नहीं देगा। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमने देखा कि हाईकोर्ट क्या कर सकता है, फैसले को बदल सकता है, बट कैसे बदलेगा, कैसे वो, उसे कैसे पता चलेगा कि भैया जो मृत्युदंड दिया है इसको नहीं देना चाहिए था। और अच्छा, एक सेकेंड ना, अचानक स्विच ऑफ हो जाता प्रॉब्लम। तो ये दिया हुआ है 408 में, बीच वाले में मैंने थोड़ा सा कट करके सुनो बताया, क्योंकि हमें एक क्रम में चलना था। यदि ऐसी कार्रवाई के प्रस्तुत किए जाने पर हाई कोर्ट यह ठीक समझता है कि दोषित व्यक्ति के दोषी या निर्दोष होने से संबंधित किसी प्रश्न पर अतिरिक्त जांच की जाए या अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाए, तो वह स्वयं ऐसी जांच कर सकता है, ऐसा साक्ष्य ले सकता है, या सेशन न्यायालय द्वारा उसके किए जाने के लिए निर्देश दे सकता है, ठीक है। चलो, अब ये जो 409 में पुष्टि हुई थी या दंडादेश चेंज कर रहा था, कैसे कर रहा था, ये सब कुछ कैसे कर रहा था, सेक्शन 408, सेक्शन 408 एंड 408 क्या बोलता है कि हाईकोर्ट के पास जब मामला पहुंचता है और हाईकोर्ट को लगता है कि जो व्यक्ति आया है इसके दोषी होने के बारे में जो साक्ष्य लिए गए हैं या जांच किया गया है वो कम है, या कुछ ऐसा कारण है कि हम कुछ और साक्ष्य लें या जांच करें, तो हो सकता है ये व्यक्ति निर्दोष हो जाए, 409 में इसको छोड़ दें, 4093 में, ठीक है। नाउ क्या करेगा, ऐसी जांच जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा जांच है, ठीक है, या जो अन्य साक्ष्य हैं और साक्ष्य लिए जाने चाहिए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सेक्शन आई थिंक 170 है क्या, क्योंकि 169 था उसमें बीएनएस में, सॉरी इंडियन एविडेंस एक्ट में, नए वाले का सेक्शन थोड़ा सा हम भूल जाते हैं, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, और जो लास्ट सेक्शन है उससे एक सेक्शन पहले नए वाले में, क्योंकि नए वाले लॉ में जो लास्ट सेक्शन है वो पुराने वाली विधि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील करने की बात करता है, उससे जस्ट एक पहले आई थिंक 170 होगा, ठीक। और कहता है 170, जस्ट चेक कर लेना एक बार, क्या कहता है कि अगर साक्ष्य गलत तरीके से लिया गया है या कोई साक्ष्य छोड़ दिया गया है या एक्स्ट्रा लिया गया है, कुछ जांच है ना किसी कारण से, तो सिर्फ इस कारण से नया जांच या नया विचारण नहीं किया जाएगा,
जब तक कि इन खामियों के कारण, साक्ष्य छोड़ना, साक्ष्य न लेना या लेना इत्यादि के कारण व्यक्ति के साथ अन्याय ना हुआ हो। ठीक है, ओके, ये हमने देखा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। थोड़ा सा मुझे ओके, इसमें ये याद रखना है कि ये जांच या साक्ष्य वह न्यायालय हाई कोर्ट स्वयं भी कर सकता है, या जिस सेशन जज ने उसके पास भेजा था वो मामला पुष्टि के लिए, उस सेशन जज से करवा सकता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जब तक हाई कोर्ट अन्यथा निर्देश न दे, दोषी व्यक्ति को जांच किए जाने या साक्ष्य लिए जाने के समय उपस्थित होने से अभिमुक्ति दी जा सकती है। अब जो ये एक्स्ट्रा जांच और साक्ष्य लिया जा रहा है, चाहे वो हाई कोर्ट कर रहा है चाहे सेशन जज, जब तक हाई कोर्ट नहीं बोले कि आप क्या करो, उपस्थित हो, ठीक है, तब तक वो उपस्थित होने से क्या पा सकता है, मुक्ति पा सकता है, जब तक हाई कोर्ट ऐसा आदेश न दे, निर्देश न दे। ठीक है, आदेश की जगह निर्देश शब्द लिखना, मैंने आदेश लिख दिया। चलो, जब जांच या साक्ष्य यदि कोई हो हाई कोर्ट द्वारा नहीं की गई है या नहीं लिया गया है, तब ऐसी जांच या साक्ष्य का परिणाम प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेजा जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि थर्ड क्या हो गया, सेकंड नंबर पे था, थर्ड नंबर बोल रहा है कि हाई कोर्ट ने मान लो नहीं किया था, हाई कोर्ट ने नहीं किया था, किसने किया था, सेशन जज ने किया था। जाहिर सी बात है, जब हाई कोर्ट नहीं कर रहा, कोई जांच या साक्ष्य यदि कोई है, कोई जांच, कोई इंक्वायरी है या कोई एविडेंस है, हाई कोर्ट नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है सेशन जज कर रहा है। तो जो भी कर रहा है, जो भी न्यायालय कर रहा है, वो क्या करेगा, करने के बाद हाई कोर्ट को भेजेगा, सर देखिए हमने ये एविडेंस लिया है, ये इंक्वायरी की है इत्यादि, प्रमाण के साथ भेजेगा कि आपने सच में किया है। ठीक है, आपने सच में किया है। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, रुक जाओ। ठीक है, अब देखो, दंडादेश की पुष्टि या नए दंडादेश का दो न्यायाधीशों द्वारा साइन किया जाना। प्रत्येक मामले में इस प्रकार प्रस्तुत, प्रत्येक मामले में किस प्रकार सेशन जज द्वारा भेजे गए मृत्यु दंड के मामले में। ठीक है, हाईकोर्ट द्वारा दंडादेश का अगर पुष्टिकरण या कोई नया दंडादेश दिया जा रहा है या आदेश दिया जा रहा है, तो कम से कम दो या उससे अधिक न्यायाधीश, ठीक है, उनमें से कम दो न्यायाधीशों द्वारा पारित और साइन किया जाना चाहिए। जब उस सॉरी ये बोल रहा है, ठीक है, बता रहे क्या बोल रहे, बता रहे क्या बोल रहे, सेक्शन 410, सेक्शंस भी याद होने चाहिए, याद हो जाएंगे, धीरे धीरे पढ़ोगे याद हो जाएगा। ये बोल रहा है, मामला गया हाई कोर्ट पुष्टि के लिए, है ना, हाई कोर्ट ने चाहे पुष्टि की है या अन्य दंड दिया है या अन्य कोई आदेश दिया है, जिसमें आदेश लिख दिया है, आदेश में दोष मुक्ति, जितना भी हमने 409 में देखा वो सब था। ठीक है, दोष मुक्त कर दिया, नया विचारण कर रहा है, कुछ भी किया है, तो अगर उस कोर्ट में, उस हाई कोर्ट में दो या दो से अधिक जज हैं, दो या दो से अधिक जज तो होंगे ही होंगे, है ना, तो हमको ये नहीं याद रखना है, हमको ये याद रखना है कि जो ये जजमेंट आ रहा है हाई कोर्ट से पुष्टि या अन्य आदेश का इत्यादि, उसको कितना जज सुनेगा, कितने जज उसको आदेश को देंगे, तो कम से कम दो जज की बेंच बैठेगी, याद रखना, कम से कम दो जज इसको सुनेंगे और यही साइन करेंगे। ठीक है, अब देखो, जहां कोई ऐसा मामला न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष सुना जाता है, ये वाला दो जज सुन रहे थे, और दो जज जब साइन करेंगे तभी लागू होगा जब दोनों एक लैंग्वेज में करें, अगर दोनों में विरोधाभास हो गया तो धारा 433 लागू हो जाएगी। ठीक है, एक जज कह रहा है भैया छोड़ दो, ये निर्दोष हैं, सेक्शन
ये जो दोस्त साइन कर रहे हैं सेक्शन 411 बोल रहा है कि इनमें मतभेद हो गया। मतभेद का क्या मतलब है? दो जज हैं कम से कम, दो से अधिक थे, 3 4 5 6 जज ने कर दिया, 3 जज ने कर दिया, 5 जज ने कर दिया। मोस्टली संवैधानिक पीठ 5 से चालू होती है, ठीक है। बेंच तीन तीन जब बेंच बैठती है तो कम से कम 3 जज बैठते हैं, इसलिए क्योंकि अगर दोनों में मतभेद है तीसरा किसी एक पक्ष में बोल देगा, बहुमत हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। मतभेद हो गया, 2 ही जज बैठे थे, ठीक है। एक बोल रहा है निर्दोष से छोड़ दो और दूसरा बोल रहा है नहीं सर, बहुत कम से कम डेथ पेनाल्टी तो बनती है, या कम से कम 10 साल तो बनता है, ठीक है। कुछ मतभेद हो गया, ठीक है। अब मतभेद हो गया तो हम सेक्शन 433 जो कि चैप्टर 30 में नहीं है, आगे है, उस सेक्शन को देखेंगे। क्या है ये भी हम देखते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि हम पूरा क्रम से देखेंगे, ठीक है। सेक्शन 412 हाईकोर्ट की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया क्या होगी। हाईकोर्ट में आपने मामला भेज तो दिया, हाईकोर्ट ने पुष्टि की या कुछ भी किया, तो उसके बाद क्या होगा? मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट को सेशन कोर्ट द्वारा प्रस्तुत मामलों में हाई कोर्ट द्वारा पुष्टि के आदेश या कोई अन्य आदेश के दिए जाने के पश्चात हाई कोर्ट का समुचित अधिकारी विलंब के बिना आदेश की प्रतिलिपि तो भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से हाई कोर्ट की मुद्रा लगाकर अपने पदीय हस्ताक्षरों से अनुप्रमाणित करके सेशन कोर्ट को भेजेगा। पहले एक सेक्शन हम देख लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 412 ये कह रहा है कि हाई कोर्ट ने पुष्टि कर दी, मृत्यु दंड दे दिया या कोई अन्य दंड दे दिया या कोई अन्य आदेश दे दिया कि भैया हम इनको बाइज्जत बरी करते हैं, 409 का, ठीक है। अब जो हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है तो जो हाई कोर्ट का समुचित अधिकारी होगा, याद रखना जज की बात नहीं हो रही है, समुचित अधिकारी ऐसे ऑर्डर को, चाहे उसमें पुष्टि हुई है कुछ भी हुआ है, इसकी कॉपी, ऐसे ऑर्डर को कॉपी भेजेगा कि ओरिजिनल भेज रहा है, वो देख लो, प्रतिलिपि कॉपी भेज रहा है, ठीक है, प्रतिलिपि भेज रहा है। फिजिकल रूप में, भौतिक रूप में जो कॉपी है, ठीक है, पेज में है, उसी को भेज रहा है पोस्ट ऑफिस के द्वारा इत्यादि, भौतिक रूप में, ठीक है, जो कि पहले सामान्यतः साधारण स्वरूप है, इंटरनेट नहीं था। या क्या कर रहा है, कॉपी की फोटो खींच करके इंटरनेट के माध्यम से भेज दे रहा है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेज दे रहा है। किसको भेजेगा? उस सेशन कोर्ट को जहां उसको मृत्यु दंड देश मिला था व्यक्ति को, ठीक है। अब याद रखना कौन भेजेगा? समुचित अधिकारी। अगर तुम लोग याद रखोगे तो जरूरी है। कैसे भेजेगा? तो हाई कोर्ट की मुद्रा लगाएगा, ठीक है, प्लस जिस पद का ये अधिकारी है उस पदीय हैसियत में अपना साइन करेगा, ठीक है। तो मुद्रा हाई कोर्ट ही लगेगी, साइन इसका खुद का होगा, ये याद रखना, ये तुम लोग के एलएलएम में काम आएगा, ठीक है। ओके, नाउ हम सेक्शन 433 भी देख लेते हैं और उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। आ गया? हमको लगा रिकॉर्डिंग बंद कर दिए, चलो। जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप में विभाजित हो वहां प्रक्रिया। सेक्शन 411 में क्या हुआ है? दोनों के बीच में, जज के बीच में मतभेद हो गया, कोई एक दूसरे से सहमत नहीं है, सबका भाई अपना राय देने का वो है। तो हम 433 कह रहा है जब इस अध्याय के अधीन अपील हाई कोर्ट द्वारा उसके न्यायाधीशों के न्यायपीठ के समक्ष सुनी जाती है, पुष्टि आया है तो वो भी एक प्रकार का अपील हो गया। देखो इसमें लिखा है इस अध्याय के अधीन अपील, ठीक है, तो वो तो दूसरा अध्याय था चैप्टर 30, है ना। लेकिन वहां पर चूंकि लिख दिया गया है कि हम सेक्शन 433 में जाएंगे तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हाई कोर्ट के समक्ष, न्यायपीठ के समक्ष कोई सुनवाई होती है और वे राय में समान रूप से विभाजित है, अर्थात एक दूसरे में मतभेद हो गया। जब अपील उनकी रायों के सहित उसी न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएगी, तब अपील उनकी रायों के सहित, जो मतभेद उनमें हुआ उनके सहित किसी अन्य न्यायाधीश
न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएगी और ऐसा न्यायाधीश ऐसी सुनवाई के पश्चात जैसा वह ठीक समझे अपनी राय देगा और निर्णय आदेश ऐसी राय के अनुसार होगा। ग्रेट। परंतु यदि न्यायपीठ गठित करने वाले न्यायाधीशों में से कोई एक न्यायाधीश या जहां अपील इस धारा के अधीन किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाती है, परंतु यदि न्यायपीठ गठित करने वाले न्यायाधीशों में से कोई एक न्यायाधीश या जहां अपील इस धारा के अधीन किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाती है, वहां वह न्यायाधीश अपेक्षा करे तो अपील न्यायाधीशों के बृहत्तर न्यायपीठ द्वारा पुनः सुनी जाएगी और विनिश्चित की जाएगी। ठीक है, जो वही चैप्टर तो हम लोग को नहीं पढ़ना है, इससे अगले सेमेस्टर में पढ़ना है, टाइम रहेगा तो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सोच रहे हैं हम मंडे से या क्वेश्चन आंसर सीरीज को। 433 क्या कहता है? 433 कहता है हाई कोर्ट के समक्ष है, अपील में गया है, तो अपील में उस चैप्टर में गया है, इसमें नहीं। ठीक है, ये तो अपील में नहीं गया है, ये क्या गया है, पुष्टि वाले में ही गया है। ठीक है, किसी पीठ के समक्ष कोई केस था, उसमें जो जज थे उनकी राय आपस में बराबर बटी हुई है। जाहिर सी बात है, तो दो जज हैं कम से कम, हमने देखा ये बराबर में क्या बटी है, मतभेद हो गया है। ठीक है, कुछ अलग कह रहे हैं, कुछ अलग कह रहे हैं। तो अब पहली चीज बोल रहा है, तो इनकी जो राय है दोनों जजों की, जिनका जिनका मतभेद हुआ है, ठीक है, उस राय के साथ उस केस को हम किसी अन्य जज के सामने रखेंगे कि सर देखिए ये केस है, ये डेथ सेंटेंस मिला है और ये जो इससे पहले जिस बेंच ने सुना था उनकी राय में मतभेद है। ठीक, जाहिर सी बात है, ये क्या रहा होगा, सम संख्या रही होगी 2 4 6, तो 2 हम मान के चलते हैं, तभी मतभेद है। 3 जज रहा होता तो बहुमत हो जाता है ना। तो अब ये जो नया जज है, मान लो यक्स, ये सॉरी यक्स क्यों लिख रहे हैं, जज साहब लिखते हैं ना, तो जो जिन जज साहब के पास ये केस जाएगा, ये उस केस को सुन के फिर ये अपनी राय देंगे। तो जाहिर सी बात है, दोनों राय में से किसी, जो ये जज थे, मान लो 2 जज थे फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई, और दोनों का अलग अलग मत था, तो इनका या तो इनके पक्ष में रहेगा कि हाँ पुष्टि की जाए, या इनका इनके पक्ष में रहेगा कि छोड़ दिया जाए, या जो भी मतभेद है। ठीक है, और हो सकता है कोई थर्ड राय ये दे रहा हो। तो बस बात ये हो रही है कि जो राय ये देंगे, इस राय के आधार पर वह पुष्टि आदेश, दंडादेश, छोड़ा जाना, केस का निर्धारण होगा। ठीक है, ये पहला बोल रहा है कि हम नए जज के पास पुराने जज की जो मतभेद वाले विचार थे उसको लेकर जाएंगे और वो जो राय देगा उस पर हम केस का निर्धारण करेंगे। दूसरी बात क्या बोल रहा है 433(2), कि जिन जजों के बीच मतभेद था, ठीक है, या जिस न्यू जज के पास राय के लिए, ये वाले जज के पास, ठीक है, थर्ड जज के पास, न्यू जज के पास राय के लिए केस गया है, दिखाया ये रहा, ये ठीक है, ठीक है, अगर ये अपेक्षा कर लें, ये जज कह रहा है या इनमें से कोई जज कह रहा है कि एक काम करते हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं कि हम दोनों में मतभेद हो गया है, तो एक काम करते हैं, बात तो बनेगी नहीं, पुनः सुनवाई करते हैं इस पुष्टि के लिए, और एक बड़ी बेंच के पास, बृहत्तर बेंच के पास भेजते हैं। अगर 2 जज की बेंच ने सुना था तभी मतभेद हुआ था तो हम 3 के पास भेजते हैं, 4 ने सुना था तो हम 5 के पास भेजते हैं। ठीक है, या हो सकता है कि इन्होंने ऐसा नहीं कहा और मामला किसी थर्ड जज के पास चला गया, किसी नए जज के पास, और ये जज अपनी राय दे सकता है, बट ये कह रहा है मेरी राय लेने से अच्छा है हम क्या करते हैं, सेम चीज करते हैं, फिर से किसी पीठ को फिर से बैठाते हैं, और जो पहले के जजों में मतभेद हुआ है उनसे बड़ी पीठ बैठा लेते हैं, तो एक ही पीठ सुन के अपना अपना राय दे देगी, केस हो जाएगा। तो इतनी सी बात थी। ओके, तो कल जब हम लोग क्लास शुरू करेंगे ना, तो ये वाला पेज हम रखेंगे और हम लोग तुरंत रिवीजन कर लेंगे। ओके, चलो अब हम क्लास कट कर रहे हैं, उसके बाद तुम लोग अपना क्वेश्चन करना।